अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। मेरा जहन भट्टी की तरह सुलग रहा था। अनगिनत सवाल थे जिनका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। मेरा दिल कहता था कि उन्होंने आसिया पर बेहद तशद्दुद किया होगा। आसिया के साथ रीटा भी पिस गई होगी। वो उनसे हर ज़रब पर मेरे बारे में पूछते होंगे, मगर उन दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये डर था कि आसिया कहीं सब कुछ उनके सामने ना उगल दे। उसे अगर डॉक्टर अजरा के क्लिनिक के बारे में कुछ मालूम था तो वो भी पुलिस उससे उगलवा लेगी। ये इम्कान तो अपनी जगह मौजूद था कि चूंकि अजरा के क्लिनिक में क़याम के दौरान वो ज़्यादा अरसा बेहोश ही रही थी, इसलिए वो उसके बारे में किसी से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकेगी। लेकिन उसने ढिल्लों साहब के बारे में पुलिस को कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा? एक मौजिज़ आदमी की पकड़ी खामखा उछल जाएगी। ढिल्लो साहब को मैं किसी भी तरह किसी भी मामले में मुलविस नहीं करना चाहता था। वो मेरे मोहसिन थे और उन्हें मैं कोई दुख नहीं देना चाहता था। वो लोग ढिल्लो साहब तक पहुंचते तो बिलाशुबा वहां से वो आहू तक वाक़यात की सारी कड़ियां मिला लेंगे। ऐन मुमकिन है कि आहू तक अगर मामला तूल खींच गया तो फिर वो बिल्कुल ही खामोश हो जाएं और आसिया को एक बार फिर जेल में डालकर मुतमईन हो जाएं। मगर ये मेरी सोच का सिलसिला गलत भी तो हो सकता है। अगर वो किसी तरह अजरा को पकड़ने में कामयाब हो गए तो वो औरत इरफान के बारे में भी सब कुछ बता देगी और एक बार फिर पुलिस मेरी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारेगी। मगर इन तमाम धमाकों का असर तो आसिया पर पड़ेगा। वो उसको नहीं बख्शेंगे। मैंने चाहा कि मैं वहां से उठकर सीधा थाने जा पहुंचूं और उनके सामने हाथ उठाकर कह दूं कि लो मैं आ गया हूं, मैं गुलाम जिलानी हूं, मुझे पकड़ लो। मगर जितनी जल्दी ये ख्याल मेरे जहन में उभरा इतनी ही तेजी से ख़त्म भी हो गया। मैं अपना सर कंधों पर इसलिए नहीं लिए फिरता था कि कोई जल्लाद उसे यूं इतनी आसानी से उतार कर अलग फेंक दे। मगर जिस मुश्किल में मैं और आसिया फंस गए थे उसका कोई ना कोई हल तो मुझे तलाश करना ही था। शाम हो गई थी। 6:30 बज गए। दुकानें बंद होने लगी मगर गुल मोहम्मद वापस नहीं आया। वो किसी लंबे ही चक्कर में पड़ गया था। उसकी राह तकते तकते मेरी आंखें पथराने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस के बैठ गया है। अनमोल अहमद भी परेशान होने लगा। 7 बजे तक बेशतर दुकानें बंद हो गई मगर वो ना आया। अनमोल बोला, भाईजान को आपने किसी काम से भेजा है? जी हाँ, मेरा ही एक काम था, मगर गुल को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। अनमोल ने फिर चुप साध ली। मेरा अंदाजा था कि वो बगैर किसी मतलब के दिन में 5-7 बारी मुंह खोलता होगा। ग्राहकों से अलबत्ता खासी मगजमारी कर लेता था। उसने दुकान के बाहर रखा माल अंदर डलवाना शुरू कर दिया। अब वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। मैं डरा कि कहीं मैंने गुल मोहम्मद पर एतमाद करके गलती तो नहीं की। ऐसा धोखेबाज किस्म का आदमी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। उसके किरदार की तो कोई भी कल सीधी ना थी। ऐसे शराबी, कबाबी और जानी आदमी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? गुल मोहम्मद में खुदा जाने कितनी तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं। जब मैं उसके साथ था तो वो अपने वादे का पाबंद था और क्या मालूम कि वो क्या से क्या बन चुका है। इसका मुझे अंदाजा पहले ही कर लेना चाहिए था। खामखा मैंने अपनी जान अपनी भेद की पोटली में बांधकर उसकी मुट्ठी में थमा दी। कहीं वो मुझे बेमौत ही न मरवा दे। वो पुलिस का साबका मुलाजिम गुल मोहम्मद। ये खदशे मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगे तो मैं कुर्सी से उठकर दुकान से बाहर आ गया। मेरा ख्याल था कि मैं अनमोल अहमद से खुदा हाफिज कहकर निकल चलूं। अभी मैं ये अंदाजा बांध ही रहा था कि एक टैक्सी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें गुल मोहम्मद सवार था। उसने कल्ले में पान दबा रखा था और सिगरेट को बड़े ही बाजारी अंदाज से फूंक रहा था। वो टैक्सी से उतरते ही बोला, यार जी माफ़ करना, मुझे बड़ी देर लग गई, वो काम ही ऐसा था। ये कहकर उसने टैक्सी ड्राइवर को फारिग किया। चल बिरादर अनमोल अहमद, तू चल बच्चे, अब घर चला जा, बहुत थक गया होगा। मैं दुकान बंद करवा लेता हूँ। जा मेरा वीर, इतना सा मुँह निकल आया तेरा। ले, ये 20 रुपये रख ले अपने खर्च मरच के लिए। ये कहकर उसने 20 रुपये अनमोल अहमद को थमा दिए। भाईजान, बिक्री की रकम उधर रखी है, 2357 रुपये हैं, वो संभाल ले। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये कहकर गुल मोहम्मद ने काउंटर के अंदर रखे गले से रकम निकाल कर गिनी और उसे जेब में रखकर बोला, अब तू जा, इसी टैक्सी में बैठ जा, तुझे भूख भी लगी होगी, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अनमोल अहमद वहाँ से टला तो गुल मोहम्मद ने कुर्सी घसीट कर मुझे अपने पास बैठा लिया। यार, शनवारी नाम का तो उधर कोई पुलिस अफसर नहीं है। अच्छा, मगर मुझे तो किसी ने यही बताया था कि वही आसिया को गिरफ्तार करके ले गया है। तेरी इत्तला गलत थी। मगर यार जी, तू तो बहुत नामी गिरामी आदमी बन चुका है। खामाखाही मेरे सामने जागीरदार का साला बन रहा था तू। तेरे धंधे की मुझे खबर मिल गई है।
दफा कर यार, मेरी बात छोड़। ये बता, आसिया का कुछ पता चला कि नहीं? उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने उसे बहरहाल गिरफ्तार ज़रूर किया है, मगर बहाना बनाकर। कोई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर सलमा बुखारी क्लिनिक में मौजूद थी। उसने आसिया को पहचान कर आला हुक्काम को इत्तला दे दी। उन्होंने यूं किया कि तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए वहां पुलिस मुतय्यन कर दी। उनसे तुम्हारे मुकाबले की सारी कहानी मैं सुनाया हूँ। जब तुम हाथ ना आए तो रात को 10-11 बजे 3 आदमियों को उन्होंने बड़ी खामोशी से अस्पताल भेजा। उनमें से एक ने खुद को आसिया का भाई जाहिर किया और कहा कि वो आसिया को किसी और अस्पताल में दाखिल करवाएंगे, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने डॉक्टर बुखारी से फ़ोन पर इजाज़त लेकर आसिया को कागज़ों पर डिस्चार्ज जाहिर कर दिया। अब वो पुलिस वाले गिरफ्तारी के वारंट लेकर चुपके से आसिया के कमरे में जा घुसे। वो बेचारी तो पहले ही खौफजदा थी, चूं भी ना कर सकी। वो उसे स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाए और फिर एम्बुलेंस में लिटाकर वहां से ले भागे। एक चालाकी उन्होंने ये की कि रीटा नामी नर्स को भी वो उसके कमरे से गिरफ्तार करके ले गए। उन्हें उस पर शक था कि शायद वो भी तुमसे मिली हुई है। इतना तो मुझे सिपाहियों ने बताया है कि वो दोनों रावी रोड के थाने में देखी गई थी, एम्बुलेंस के अंदर। मगर फिर वो एम्बुलेंस फ़ौरन ही वहाँ से किसी नामालूम सिंध में रवाना हो गई। मैंने बहुत दौड़ धूप की है, मगर मैं जिन लोगों से मिल सका हूँ उन्हें बिल्कुल खबर नहीं है कि उन दोनों को उन्होंने कहाँ रखा है। ये तो बहुत बुरा हुआ गुलजी, पता नहीं उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। वैसे मैं एक बात बता दूं तुम्हें उस्ताद, तेरा हुलिया बहुत ही बदल चुका है। जब भी वो तुझे पहचान नहीं सके, वरना वो तुझे तलाश करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मालूम है मुझे। तेरी कहानी सुनकर तो मैं हैरान रह गया हूँ जिलानी। तूने तो कमाल कर दिया। मेरी मान, तू ये शहर छोड़ दे। तू किसी भी वक्त उनके शिकंजे में फंस सकता है। अल्लाह मालिक है यार, मगर मैं क्या करूं? आसिया का पता नहीं क्या हाल होगा। रात जो तेरा उधर दरिया पर मुकाबला हुआ है ना, उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अखबार में भी वो कोई खबर नहीं छपने देते, क्योंकि ये उनकी बेइज्जती और बदनामी वाली बात है। मैं क्या करूं गुलजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात और सुनो, वो एक डीएसपी है मन्नान खान, उसको किसी पट्टे ने आज घर से अगवा कर लिया। क्या? उसे किसने अगवा कर लिया? कोई लड़की है वो? ओ नहीं यार, तेरा कोई भाई बंद होगा। उसका मुलाजिम करमदीन उधर थाने में बंद है। पुलिस वाले उसी पर शक कर रहे हैं और वो बेचारा रोता है कि मैं बेगुनाह हूं। ये कहकर उसने मुझे वो कहानी सुनाई जो उस करमदीन ने लोगों को बताई थी। उसका कहना यह था कि मेरे साहब कमरे में बेहोश हो गए तो वो उनके मेहमान के कहने पर डॉक्टर को बुलाने गया, मगर जब वो वापस आए तो खान साहब भी गायब थे और मेहमान भी। गुल मोहम्मद हंस रहा था। हा 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 हा। यार, पुलिस वालों की मूंछ नीची हो गई। ऊपर से नीचे तक शोर मचा हुआ है। टेलीफोन पर टेलीफोन खड़क रहे हैं। वहां तो अजाब आया हुआ है, मगर वो खान साहब का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा। तेरा क्या ख्याल है, उन्होंने आसिया को कहाँ रखा होगा? मेरा अंदाज़ा यह है कि वो किसी अस्पताल में हरगिज़ नहीं होगी। बहरहाल मैं कल फिर कोशिश करूँगा। तुम कल शाम को 6 बजे मुझसे मिल लो, शायद मैं कोई सुराग लगा सकूँ। और देख जिलानी, तेरे बारे में मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं कि तू किस तरह जेल से भागा और किस तरह अब अपनी बहन के लिए मारा मारा फिर रहा है। पर यकीन रख, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरे बारे में अगर मैं किसी को कुछ बताऊँ तो। ये कहकर उसने खुद को बड़ी ही गलीज़ किस्म की गाली दी। नहीं नहीं गुलजी, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मुझे मालूम है तुम यार मार नहीं हो। अच्छा ये बता, क्या तेरा कोई साथी दाऊद भी है? पुलिस ने एक आदमी को पकड़ रखा है, उसका नाम खादू है। वो कहता है उधर दरिया के पार उसकी झोपड़ी में उस वक्त दाऊद ठहरा हुआ था जब तुम वहां पहुंचे। तुम्हारे साथ कोई और भी आदमी था जो सख्त जख्मी था। हाँ, वो मेरा दोस्त था। अब वो गुजरांवाला के एक अस्पताल में है और जिस जवान ने हमें बचाया और पुलिस पर गोली चलाई उसका नाम दाऊद ही है। ये उसकी मेहरबानी थी कि हम जिंदा बच गए। वो है कहाँ अब? उसका मुझे कोई पता नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। मेरा दोस्त भी उससे नावाकिफ था। उस बेचारे ने तो बस खुदा वास्ते ही हमारी मदद कर दी थी। वैसे था वो अपनी ही बिरादरी का आदमी। मैंने सुना है पुलिस ने उस दाऊद के बाप और भाई को शादरा थाने में बंद कर रखा है, मगर वो भी नहीं जानते कि दाऊद कहाँ है। चल लानत भेज इस किस्से पर। अब मैं चला, कल शाम को मैं घर आऊँगा। कोई और बात मालूम हो तो मुझे बता देना। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। तुमसे मिलकर जितनी खुशी हुई थी वो तुम्हारी कहानी सुनकर मलियामेट हो गई। बहरहाल मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखो, वो बहुत तपे हुए हैं। ये कहकर उसने मेरा कंधा थपथपाया और मैं उसी वक्त उससे रुखसत होकर आगे निकल गया। मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई थी। मेरा एक और तीर ज़ाया हो गया था। गुस्सा मुझे उस मन्नान पर आ रहा था। उसने मुझे टालने के लिए झूठ बोला था और मेरी सादगी की इंतहा ये थी कि मैंने उस पर एतबार कर लिया था। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मैं एक बार फिर गज़बनाक हो रहा था।
लंडे बाजार से निकलकर मैं टैक्सी में बैठा और मुल्तान रोड जा पहुंचा। मगर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे माजदा के घर का रास्ता याद नहीं रहा। दरअसल वो कॉलोनी ही ऐसी थी कि सारी गलियां, सारे चौराहे एक जैसे नजर आते थे। टैक्सी को चंद मिनट तक इधर उधर भगाने के बाद मैंने ड्राइवर को फारिग किया और पैदल माजदा के घर का रास्ता तलाश करने लगा। कितनी ही देर तक मैं इधर उधर भटकता रहा। एक गली के मोड़ पर 2 आदमी गपशप में मसरूफ थे। रोशनी का उस सारी कॉलोनी में कोई इंतजाम नहीं था। सारी ही गलियां तारीकी में डूबी हुई थी। उन आदमियों के पास पहुंचकर मैं रुक गया। मैं रास्ता पूछे बगैर माजदा के घर तक नहीं पहुंच सकता था। जनाब, आपको जहमत होगी, मैं नसीर साहब के घर जाना चाहता हूं, वो जो फिल्मों में काम करते हैं। नसीर गंजे के घर जाएंगे आप? वो जो फिल्मों में बहुत मार खाता है? जी जी, उन्हीं के घर। मगर हजरत, वो लोग तो आज दोपहर को अपना मकान खाली कर गए। खाली कर गए? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो उन्होंने मिलने का वक्त दिया था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अगली गली में रहते थे वो, मगर अब तो भाई जी उधर पुलिस का पहरा है। वो 2 बजे मकान खाली करके निकले तो कोई 3 बजे पुलिस आंधम की। वो उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहते थे। जी हाँ, सुना है उधर वो दयाकूजा बेचती थी वो नसीर की बीवी। एक आदमी ने कहा। अरे बीवी कहाँ थी वो उसकी, ऐसे ही ढोंग रचा रखा था उन्होंने, बदमाश थे दोनों। दूसरा बोला, ये दयाकूजा क्या होता है भाई? मैं समझा नहीं। ये भी होता है जनाब। शरबत वसल पिया है कभी आपने? वो गंजा उसे दयाकूजा कहा करता है। बड़ी गंदी शय है वो। उस आदमी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने उनको खुदा हाफिज कहा और तेजी से दूसरी तरफ निकला और फिर अंधाधुंधी आगे बढ़ता चला गया। वो माजिदा मुझे फिर धोखा दे गई थी। उसने मन्नान को रिहा करके उसी वक्त मकान से सामान उठवा लिया था और अब वो किसी और तरफ निकल गई थी। उसने मन्नान को भी ममनून कर लिया था और आहू के वो हीरे भी मुझसे बचा कर ले गई थी। उस पर एतबार करके मैंने अपनी जिंदगी की बदतरीन गलती की थी। मैं खुलूस का बंदा यूं ही हर जगह अपनी मोहब्बत का चिराग जला बैठता था। माजिदा ने मेरे मुंह पर ऐसी चपत मारी थी कि मैं तादेर उसे सहलाता ही रह गया। अगर मैं चंद कदम उस रात और आगे बढ़ जाता और वो 2 आदमी मुझे ना मिल जाते तो मैं उसी रात उनके जाल में फंस गया होता। वो वहां मेरे ही इंतजार में खड़े थे। मन्नान खान को जब माजिदा ने रिहा किया तो खुदा ही जानता है कि उसने उससे क्या वादा लिया होगा। उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो जरूरी तय हुआ होगा। माजिदा ने ऐन मुमकिन है मन्नान खान के कहने पर ही मकान छोड़ दिया हो। सारे ही इम्कानात मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि मैं उस मकान पर वापस जरूर आऊंगा। अभी मुझे मन्नान से हकीकत उगलवानी थी। मेरे सारे मंसूबे खाक में मिलते जा रहे थे और मुझे यूँ लगता था जैसे पुलिस मेरे इर्द गिर्द अपना घेरा तंग करती जा रही है। मैं हाके की जद में आए हुए शिकार जैसी हालत में फिर रहा था। मेरे लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं रह गया था। हर शय दगरगू होती नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा सुहाने रू बात यह थी कि आसिया उनकी गिरफ्त में थी। वो इतनी बीमार थी कि जरा सी ऊंची आवाज भी उसका दम बराबर करने के लिए काफी थी। और वो जिन लोगों के हाथों में थी वो बहुत बिफरे हुए थे। उसके खिलाफ नहीं, बल्कि वो उसके भाई जिलानी के खून के प्यासे हो रहे थे। दुखों के बादल मेरे इर्द गिर्द डेरा जमाए बैठे थे। मैं उस बस्ती से निकलकर बड़ी सड़क पर पहुंचा और टैक्सी में बैठकर गंगाराम अस्पताल जा पहुंचा। मेरे दिल में अनगिनत खदशात सर उठा रहे थे। अगर मैं दागी ना होता, मेरा अपना दामन साफ होता तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाता, मगर मैं तो खुद पुलिस से मुँह छुपाता फिर रहा था। मैंने चाहा कि किसी वकील के जरिए पुलिस के खिलाफ अदालत से रुजू करूं, मगर इसमें भी मुझे 100 खतरात नजर आते थे। मैं किस तरह, किस मुंह से, किसके जरिए और किस बिरते पर वकील के जरिए अदालत से इस्तेदा करता कि वो आसिया की बरामदगी के लिए चाराजोई करे। पुलिस वाले तो आसिया को अब मेरे खिलाफ दर्शनी हुंडी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि अब मैं भड़क कर उनके सामने आ जाऊंगा और वो फौरन ही मेरी गर्दन नाप लेंगे। उनकी सफ़ों में मैंने अपना एक और खूंखार दुश्मन पैदा कर लिया था और वो था मन्नान खान। उसे माजिदा ने बता दिया होगा कि जो आदमी उसे अगवा करके उसके मकान पर ले गया था उसका नाम गुलाम जिलानी है। उसके गम गुस्से और हैरत का तो अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता था। वो तो किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। इन्हीं ख्यालात में गुम मैं तेज तेज चलता हुआ आबी के कमरे के सामने जा पहुंचा। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि आबी के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये बड़ी गैर मामूली बात थी क्योंकि आबी खुद उठकर दरवाजे तक नहीं आ सकता था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मुझे आहनी पलंग का पाया फर्श पर घसीटता सुनाई दिया। कौन है? यह आबी की आवाज़ थी। भैया दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? चंद ही लम्हों बाद किसी ने दरवाजे की चटखानी नीचे गिरा दी। मैं तेजी से दोनों पट खोलकर अंदर घुसा तो देखा आबी कंबल तान कर लेटा हुआ था। मैं किवाड़ बंद करने लगा तो एक तख्ते के पीछे मुझे एक लंबी सरोकत लड़की खड़ी नजर आई।
उसने पूरी आस्तीन का तंग सा स्वेटर पहन रखा था। मैं समझ गया वो मोहम्मदी बेगम थी। उसी का जिक्र आबी ने किया था। वो मेरी गैरहाजिरी में आबी की तीमारदारी करती रही थी। भाई इनसे तारुफ तो कराओ, पता तो चले कि ये हैं कौन। बूझ तो तुम चुके हो। इधर आ जाइए बेगम साहबा, ये लपाडिया मेरा यार है, जिगरी यार, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो ये है मोहम्मदी बेगम, अब तुम्हारा ज़ख्म जल्दी मुंदमिल हो जाएगा बच्चे, मरहम तो तुझे अच्छी मिल गई है। मैंने दूसरे पलंग पर बैठते हुए कहा। वो अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी, सहमी हुई, जैसे वो ज़मीन में जज्ब हो जाने को बेकरार हो। ओ लानत हो तेरी सूरत पर हाशिम खान, खामखा डरा दिया तूने ने। इधर आ जाए जनाब। वो अपनी बड़ी बड़ी सुरमा सी आंखें झपकाती हुई पीछे हटी और सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। ये आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। ये मोहम्मद शरीफ ज़ख्मी है, समझती है ना आप? ज़ख्मी इसका तखल्लुस है। आपका भी कोई तखल्लुस तो ज़रूर होगा। हाँ, इनका तखल्लुस गरीब परवर है। अबे तेरे ख़ानदान में पैदा ही भांड हुए हैं शायर, मगर तू हर एक को अपने जैसा ना समझ। ये मेरे दोस्त हैं हाशिम खान, और ये वाकई मोहम्मदी बेगम है। इन्हीं का जिक्र मैं तुमसे कर रहा था। आबी ने कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता संजीदा हो गया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। इनके ज़ख्म का क्या हाल है? अच्छा है, बस 3-4 दिन में हीला हो जाएगा। वो बिलाखिर बोली पड़ी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने खामखा इतने बेतकल्लुफ़ लहजे में उससे बात करके उसे परेशान कर दिया था। वो बहुत ही सुलझी हुई, कमगो और आहिस्ता रौ लड़की नज़र आती थी। मुझे अफसोस है सिस्टर, मैंने खामखा से बेतकल्लुफ़ लहजे में आपसे बात की। आप चाहे तो जा सकती हैं। वो एकदम उठी और लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई, मगर वो नाराज़ नहीं थी। उसके होंठों पर एक महूम सी मुस्कुराहट ने मुझे मुतमईन कर दिया था। ये तुझ पर कैसे मेहरबान हो गई आबी? ये तो अरकुन्निसा किस्म की चीज़ नज़र आती है मुझे। ऐसी संजीदा तबाह और चुपचाप लड़कियां चिमट जाए ना तो जान नहीं छोड़ा करती। मुझे मालूम है, और मैं अपनी जान छुड़ाना भी नहीं चाहता, पर यार तूने बड़ी ज़्यादती की। मेरी जेब में एक पैसा नहीं छोड़ा तूने। मैं उसे कुछ देना चाहता था। पैसे मांगती थी वो मोहब्बत के? अबे नहीं यार, ये बात नहीं है। बस मैं वैसे ज़रा रोब डालना चाहता था उस पर। मुझे लड़की पसंद आ गई है। मैंने माजदा के दिए हुए 50,000 उसके सामने ढेर कर दिए। ये लो भाई जी, मुझे क्या पता था तुम्हारी हांडी इतनी उबल जाएगी। कहो तो उसको सोने का हार बनवा दूं। ये तेरे सोचने की बातें नहीं है। शरीफ लोग दूसरों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं किया करते। अब ये बता कि तू कहाँ से ख्वार होता हुआ आ रहा है? कुछ ना पूछ यार, वो माजदा एक दफ़ा फिर मुझे गच्चा दे गई। उसने मन्नान को रिहा करके अपना मकान ही बदल लिया और अब वहाँ पुलिस पहरा दे रही है। नहीं यार, ऐसी भी नहीं है वो, उससे कुछ ज़्यादा ही है यार। ये कहकर मैंने उसको उस रोज़ के तमाम वाक़यात सुने। जिलानी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो मन्नान अपनी उस बेइज्जती का सारा इंतकाम आसिया से लेगा। अब उसकी कार्रवाई सरकारी नहीं, ज़ाती रंग इख्तियार कर जाएगी। यही तो मैं डरता हूँ। वो गुल मोहम्मद भी मेरे किसी काम नहीं आ सका। वो मुझे मुखलिस आदमी नज़र आता है। बहरहाल तुझे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आहू हमारे ख़िलाफ़ ना होता और हमारे ताल्लुकात उससे दुरुस्त रहते तो वो हमारी बहुत मदद कर सकता था। अगर वो हीरे तेरे हाथ आ जाते तो उन्हें वापस करके हम उसको राज़ी कर सकते थे। तुम ठीक कहते हो, मगर वो औरत मुझे फिर धोखा दे गई है। हीरे उसके पास मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वो उसने किसी लॉकर में रखे होंगे। उनको वापस कर देने का उसने मुझसे वादा किया था। तुम यूं करो, टेलीफोन पर जाकर आहू से बात करो। उसे बताओ कि हीरे माजदा के पास हैं और माजदा को उस नसीर गंजे के हवाले से ढूंढा जा सकता है। मगर वो नसीर तो अब यहाँ नहीं है। उसे माजदा ने किसी और जगह भेज दिया है। आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद या महीने बाद किसी न किसी जगह तो जाहिर होगा ही ना वो नसीर। फिर आहू उससे खुद निपट लेगा। मगर आहू मेरी बात सुनकर फिर तैश में आ जाएगा। नहीं नहीं, उसे समझाओ, इत्मीनान से समझाओ कि जो कुछ हो चुका वो उसे भूल जाए और हमसे सुलह कर ले। वो उसकी बीवी भी मेरा ख्याल है उसे तुम्हारे हक में हमवार कर चुकी होगी। तुम मुझे थूक कर चाटने का मशवरा दे रहे हो? नहीं नहीं, बल्कि अक्लमंदी का, दानिशमंदी का तकाजा यही है। तुमने आसिया को जिस मुसीबत में डाल दिया है उसका हल अब यही हो सकता है। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल उसको। मोहम्मदी बेगम से कहो वो नंबर मिला देगी। फ़ोन उसके पास ही रखा होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं कमरे से निकला और नर्सों के कमरे में जा पहुंचा। वहाँ एक अधेड़ उम्र की नर्स फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और मोहम्मदी बेगम एक रजिस्टर पर झुकी हुई थी।
उसने मुझे देखा तो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बड़े तपाक से बोली, फरमाइए, कैसे आना हुआ? मैं कॉल करना चाहता हूँ। कर लें। मिसेस खान, इन्हें फ़ोन करने दें। उसने अधेड़ उम्र की नर्स से कहा। अभी मैं रिसीवर उठाने को ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मिसेस खान ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, गंगाराम अस्पताल। अरे तू है चीमू, क्या हाल है तेरे? क्या कह रही है तू? मोहसिन क्लिनिक पर छापा पड़ा? अरे कब? आज शाम? अच्छा, तो क्या वो डॉक्टर अजरा को पकड़ के ले गए हैं? हाय, ये तो बड़ा बुरा हुआ। क्या कहा? उस डॉक्टर इरफान के सिलसिले में? मगर उसका अजरा से क्या ताल्लुक है? क्या डॉक्टर इरफान का गुर्दा निकाल लिया था डॉक्टर अजरा ने? नहीं नहीं चीमू, ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। ऐसी ऐसी हरकतें करती थी वो। पर पुलिस को सब कुछ किसने बताया? हाँ हाँ, सारी बात मालूम करके मुझे बताओ। अजरा तो ऐसी नहीं लगती थी। हाय, ये तो जबरदस्त स्कैंडल बन जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगी। मैं भी सुबह 8 बजे तक हूं यहां पर। यह कहकर मिसेस खान ने फोन बंद कर दिया। वो हाँपती हुई बोली, तुमने कुछ सुना मोहम्मदी बेगम? वो डॉक्टर अजरा थी ना, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। छापा पड़ा उसके क्लिनिक पर। वो क्यों? उसने क्या जुर्म किया? उसने सुना है डॉक्टर इरफान का पेट चेक करके उसका गुर्दा ही निकाल लिया था। वही डॉक्टर इरफान जो शिफाबाद क्लिनिक में काम करता था। सुना है इरफान मर गया था उस ऑपरेशन से और उसकी लाश अजरा ने उधर शहर से बाहर फेंकवा कर उसे आग लगा दी थी। मगर वहां कुछ लोगों ने वो आग बुझाकर उसकी मैयत थाने पहुंचा दी। पुलिस ने उसे पहचान लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। इरफान ने जो कपड़े पहन रखे थे उनकी वजह से पुलिस को मालूम हो गया कि वो मोहसिन क्लिनिक में जेर इलाज रहा है। बस उसी सुराग पर उन्होंने डॉक्टर अजरा को पकड़ लिया है। अब वो ये मालूम कर रहे हैं कि इरफान का गुर्दा अजरा ने निकाल कर किसको दिया और क्यों। उधर बड़ी अफरा तफरी मची है। कई नर्सों को डॉक्टर अजरा और डॉक्टर मिसेस कियानी समेत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मिसेस खान ने जो कुछ फोन पर सुना था हर्फ ब हर्फ मोहम्मदी बेगम को एक ही सांस में बता दिया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेजी से बाहर निकल गई। मैं जरा डॉक्टर कैसरानी को बताया हूँ, वो तो डॉक्टर अजरा की पक्की सहेली है। मिसेस खान की बातें सुनकर मैं तो सुन होकर रह गया। पुलिस ने मेरी तलाश में जो यलगार शुरू कर रखी थी वो अब उसमें एक मंजिल और आगे बढ़ाए थे। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए शायद लोटे में नमक डाल दिया था और अब वो चारों तरफ से मेरी सिमत बढ़ रहे थे। अब उनका हर कदम सही सिमत में उठने लगा था। डॉक्टर अजरा जैसी नर्मो नाजुक औरत से वो पलक झपकते में सब कुछ उगलवा सकते थे और मुझे मालूम था कि बिला पसोपेश उसने कह दिया होगा कि उसके बच्चों को जिलानी ने पिस्तौल की जद में लेकर यरगमाली बना लिया था और उसकी धौंस धांधली से डरकर उसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इरफान का गुर्दा निकालकर आसिया के पेट में मुंतकिल कर दिया था। वो उनसे कोई भी बात नहीं छुपा सकेगी। उसके पास एक बड़ा ठोस सबूत और वाज़े जवाब मौजूद था। वो ब्राउनी की शहादत, गजनफर की दौड़ धूप और दूसरे तमाम शवाहिद अपने हक में पेश करके अपनी बेगुनाही साबित भी कर सकती थी। अगर वो लौटनी भी लेती तो वो अपने उस फेल के जवाब में सिर्फ जिलानी का नाम इस्तेमाल करके अपना पिंडा छुड़ा सकती थी। डर मुझे ये था कि अगर उसने ढिल्लो साहब का नाम ले दिया और ये कह दिया कि आसिया को उसके पास उन्होंने भेजा था तो ढिल्लो साहब पर खामखा कीचड़ उछल सकता था। मेरे चेहरे पर जर्दी खंडी देखकर मोहम्मदी बेगम बड़ी हैरान हुई। मैं भूल ही गया था कि मैं उसके पास किस काम से वहां आया हूं। आप फोन कर लें। उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर मैंने नंबर घुमाकर आहू के घर में राब्ता कायम कर लिया। फोन सरवरी बेगम ने उठाया। जैसे ही उसने हेलो कहा मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। क्या हाल है आपके जनाब? मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ। मेरा नाम हाशिम खान है। ओह, तो अब आप हाशिम खान बन गए हैं। मगर ये हमारा नंबर आपको कैसे याद आ गया जनाब? मैं आहू साहब से बात करना चाहता था। मुझे एक ज़रूरी काम है उनसे। वो तो मनमौजी आदमी है जनाब, कभी टिक कर घर में नहीं बैठते। कल सुबह से वो कराची गए हुए हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। उन्हें मेरा सलाम कहें। कब तक वापस आएंगे वो? शायद परसों तक। कोई ख़ास काम हो तो मुझे बता दें। उन हीरो के बारे में मैं उन्हें कुछ बताना चाहता था। वो जिस औरत के पास है उसे मैंने ढूंढ लिया था मगर वो फिर मेरे हाथ से निकल गई। बहरहाल वो है इसी शहर में। मैं उसी के बारे में उनसे कुछ कहना चाहता था। अरे उसके बारे में तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी जान तो मुसीबत में फंसी हुई है। वो किसी की अमानत थी हमारे पास। मैं ऐसी कोशिश में हूँ खानम कि आपकी अमानत आपको मिल जाए। मैं परसों फिर फ़ोन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप आहू साहब के दिल से मेरे खिलाफ जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर कर दें। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। उनके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। मुझे उनकी मदद की अशद ज़रूरत है।
मैंने उन्हें बड़ी हद तक नरम कर लिया है। आप परसों शाम को आ जाएं तो वो घर पर ही होंगे। मगर जनाब हाशिम खान साहब, अगर आप आज ही इधर आ जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आपको पता है मेरे दिल में कितनी कदर है आपकी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ खानम। मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। उन्हें बहरहाल मेरे बारे में बताएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिस्टर क्रोल हाशिम खान। मैंने उसकी बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया और मोहम्मदी बेगम का शुक्रिया अदा करके आबी के कमरे में जा पहुंचा। उसे मैंने डॉक्टर अजरक की गिरफ्तारी के बारे में बताया तो वह हंसने लगा। ले भाई, पुलिस का माल खौलिया उसके काम आ ही गया। उस इरफान ने मरकर भी अपने कातिल की निशानदेही कर दी। बड़ा जालिम आदमी साबित हुआ वो तो। यार, मुझे डर है कि उनकी तफ्तीश कहीं चलते चलते हम तक ही ना आन पहुंचे। मुझे टैक्सी ड्राइवरों से बड़ा खौफ आता है। नहीं भाई, तू अपनी ममता ठंडी रख। इस मुल्क में हर आदमी पुलिस से डरता है। चोर भी खौफजदा है और सादा लोग भी। चोर अपने जुर्म की वजह से और सादे लोग थाने कचहरियों के धक्कों से। वो तो ठीक है यार, मगर इस चक्कर में वो आसिया को रगेद के रख देंगे। उसके साथ खामखा रीटा भी मारी गई और कुछ नहीं होता उसे। वो सेहतियाब हो गई तो वो उसे फिर जेल में ले जाकर बंद कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे ना। तू खामखा में परेशान हो रहा है। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई इस चक्कर में और तू कह रहा है कि मैं खामखा परेशान हो रहा हूँ। ये बात नहीं है जिलानी। सब्र भी कोई चीज़ है आखिर। तू लौट लौट कर शेर पर हमलावर होता है। कभी किसी से भिड़ जाता है, कभी किसी से। और वो तेरे चाचे मामे तेरे पीछे लगे। किसी अड़ंगे में आ गया ना तो फिर तेरा बचना मुहाल हो जाएगा। मैंने तेरे लिए भी बंदोबस्त कर रखा है। ज़रा अपने आसाब को आराम दे। क्या मतलब? मतलब ये कि एक नर्स है, लुबना नाम है उसका। वो दोपहर के वक्त यहाँ आई थी। वो अपनी सहेली के साथ आज रात 12 बजे यहाँ अपनी ड्यूटी पर फिर आएगी। मगर तू तो बीमार है यार। और फिर वो मोहम्मदी बेगम भी तो यहाँ पर है। उससे तो मैं सच्चा और हकीकी इश्क कर रहा हूँ। मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। या याशी यहाँ नहीं चलेगी। तू इलाज के लिए आया या इश्क लड़ाने? 2 घड़ी की बात है यार। ये जो गोली लगी है ना मुझे, इसने मुझे अंदर से निढाल कर दिया। 2.5 रुपए की गोली ऊपर लग जाती तो मेरी ये करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती ज़िंदगी भक्स उड़ जाती। मैंने इसे बहुत सेध सेध के रखा था। बहुत सी खूबरू औरतों का हाथ मैंने झटक दिया था। मगर अब मुझे महसूस होता है कि मैंने उम्र अजीज़ ज़ाया कर दी। मैं मोहब्बत से भी महरूम रहा। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है जिलानी, और मैं इसे समझ ही नहीं सका। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही अभी। तू तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। बात यह हुई है जिलानी कि मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था ना, वो उतर गया है। अब मुझ पर ज़िंदगी की असल हकीकत रोशन हो गई है। मैंने मोहम्मदी बेगम की आंखों में ऐसे हसीन रंग देखे हैं कि अब मैं कहीं का नहीं रहा। मैं ये रास्ता छोड़ दूंगा। मैं मोहम्मदी बेगम को लेकर किसी जंगल में जा बसूंगा। यही करूंगा मैं अब। तू तो पागल हो गया है। तेरा दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। देख जिलानी, रंग में भंग मत डाल। ये 7 का कमरा खाली है। मैंने मोहम्मदी से कहा था वो एक कमरा खुलवा देगी। तुम उधर सो जाओ। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं, मौका ही नहीं मिला। ठीक है, मैं खाना मंगवा देता हूँ। तू पेट भर के खा और उधर जाके सो जा। मेरा ज़ख्म बड़ी हद तक ठीक हो गया है। ऐसा मुआवजा दिखाया इन लोगों ने कि मैं हैरान रह गया हूँ। मेरा ख्याल है कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। ये कहकर उसने दीवार के साथ लगी घंटी बजा दी। तेरा दिमाग भी बहुत तरक्की कर गया है, मैंने जलकर कहा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। उस मोहम्मदी बेगम ने उसकी काया ही पलट दी थी। कुछ ही देर बाद मैं खाना खाकर पहलू के कमरे में जा लेटा। उसका दरवाज़ा मोहम्मदी बेगम ने मेरे लिए खोल दिया था, मगर मेरे साथ कमरे में दाखिल नहीं हुई। दरवाजे से ही पलट गई। आबी का ख्याल जहन से झटक कर मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। आसिया की दम बदम बिगड़ती सूरत मुझे एक बार फिर निढाल करने लगी। हालात ने मेरे नथनों में ऐसा तीर दे मारा था कि मेरी जान ज़ीक़ में थी। मन्नान मेरे हाथ से निकल गया था। माजिदा भी मुझे धोखा देकर दूर जा पहुंची थी और मुझे ये डर था कि मन्नान लौटकर जब मुझे डसेगा तो उसका डंक मेरे लिए बहुत ही जहरीला साबित होगा। आबी ने मुझे सही मशवरा दिया था। मुझे आहू से सुलह कर लेनी चाहिए थी, मगर जब तक मैं उसके हीरो से ना लौटा दूं, वो मेरी सूरत देखने का रवादार नहीं होगा। अगर वो सीधी राह पर होता और मुझसे ताउन करता तो उसके लिए आसिया तक जा पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं था। मगर आहू से 12 सोख तो वो डिल्लो साहब थे। मैं उनके पास क्यों ना पहुंचूं? वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर तलाश कर लेंगे। ये बात सोचकर मुझे कुछ इत्मीनान होने लगा और मैं एक बार फिर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ ही देर बाद नींद मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं भूल ही गया कि आबी ने मेरे लिए क्या बंदोबस्त किया था। सुबह 6 बजे उठकर मैं आबी के कमरे में जा घुसा। वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया।
वो दोनों लड़कियां अभी तक उसके कमरे में मौजूद थीं। आज 2 बजे से मेरी ड्यूटी है, मैं उधर बच्चों के वार्ड में होंगी। ये कहकर वो दोनों तेजी से बाहर निकल गईं। सूरज अभी निकला नहीं था और बाहर अस्पताल के तमाम बरामदों और राहदारियों में सन्नाटा फैला हुआ था। लोग समझते हैं कि आप बीमार हैं, आपका टायर फटा हुआ है और यहाँ ये हाल है। अरे कहाँ यार, मैं भी बस तेरी ही तरह हूँ, ज़रा गपशप हो गई इनसे, वक्त अच्छा गुजर गया। मैं आज ढिल्लो साहब के पास जा रहा हूँ, उनसे कहता हूँ कि वासिया के बारे में खोज लगाएं। यार उस बेचारी की जान मुसीबत में फंसी हुई है। हाँ ये बेहतर रहेगा, मैं इधर ही लेटता हूँ। ढिल्लो साहब को सारी बात बता देना, मेरा ख्याल है वो कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। वो अपनी स्टैंड गन भी ले जा, उधर अलमारी के पीछे डाल दी थी मैंने। उसकी ये बात सुनकर मैंने अलमारी के अकब से अपनी स्टैंड गन निकाली। ठीक है यार, तू इधर ही रह, यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है। वैसे भी उनमें से कोई आदमी तुझे नहीं पहचानता होगा। मैंने गन को चादर के नीचे छुपाते हुए कहा। हाँ ये बात मेरे हक में जाती है। वापस कब आएगा तू? मेरा ख्याल है आज शाम तक लौट आऊँगा। रात में बहरहाल नहीं गुजारूंगा, आहू से राब्ता कायम ना हो सका। वो कराची गया हुआ है। हाँ तुमने बताया था रात मुझे। अब तुम नहा धोकर नाश्ता करो और फिर उधर चल दो। आसिया तक जल्दी पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोई 1.25 घंटे बाद नहा धोकर और नाश्ता करके अस्पताल से बाहर आ गया। बड़ी सड़क पर पहुंचकर टैक्सी में बैठकर ढिल्लो साहब की तरफ चल दिया।